हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसके पीछे रीजन क्या है, आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BCOC 131 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इग्नू का, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, रिपीटेटेड है। और ये आपके ये कर लेने से आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और काफी अच्छा यानी कि मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मनीष कुमार और स्टेट फॉर क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन लाइनें जो मैं लेके आता हूं उन्हीं में से एक है। देखिए, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी ससेक्स वाली लगे। यानी आपको अपनी इस तरीके से लगातार मेहनत करनी है ताकि आपको जो सफलता है ना वो एकदम यानी कि जबरदस्त तरीके से मिले। यानी आपको यानी नशा किस चीज का करना, मेहनत का करना। अगर मेहनत अगर दिलो जान से करोगे ना तो सफलता भी दिलो जान से मिलने वाली है। ठीक है, इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला था जैसे कि आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो है इग्नू का BCOC, ये 131 कोड है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। उसमें से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से यानी उसका आंसर लिखना है। अगर ये आपने कर लिया ना तो आप पास हो जाओगे बहुत ही प्यार से। बस इन चीजों को अच्छे से आप समझ लो। और एक बात और मैं बता दूं, इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो हमारी यानी कि यूट्यूब चैनल और गूगल प्ले स्टोर ऐप पे यानी कि अपलोडेड है, वहां पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड। और ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जैसे कि इसमें पूछा गया, डिस्कस बिटवीन द एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन आपके पेपर में या फिर इस तरीके से ही पूछ सकता है, यानी कि एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है या बेसिक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो अगर आपने इसका डिफरेंस कर लिया तो आपके पूरे नंबर आ ही जाएंगे। तो डिफरेंस किस तरीके से करना है, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। बाबू, जब भी इस क्वेश्चन को अगर आप करने जाओ ना तो दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर आप पहले कैश यानी कि बेसिस को आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, फिर दूसरा आप एक्रूड बेसिस को आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, या फिर एक टेबल बना के दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाबू इसको देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, पहले इसका पॉइंट डिफरेंस लिखा हुआ है, किस बेसिस पे आपको डिफरेंस लिखना है। पहला जैसे कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन की अगर बात करते हैं तो कैश बेसिस में क्या होता है, देर इज ए नो रिकॉर्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम एक्सपेंसेस। इन चीजों का रिकॉर्डिंग नहीं होता है कैश बेसिस में। ये चीज याद रखना, क्योंकि कैश बेसिस यानी अकाउंटिंग यही कहता है कि आपको सारी अकाउंटिंग वो वाली करनी है जो सिर्फ कैश से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गई। तो इसमें आपको क्या क्या समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम एक्सपेंसेस ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है। एक्रूअल यानी कि अगर बेसिस की अगर बात करिए, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों ही चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है। याद रखना, इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन एक्रूअल बेसिस में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें या प्रीपेड इनकम की बात करें, ये सारी चीजें हम अपने यानी कि एक्रूड यानी बेसिस में हम इसे शो करते हैं। ठीक है बाबू, देखो इग्नू का ना पेपर का ना बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। कुछ थियोरटिकल पार्ट आपका रहेगा जो काफी वेटेज लेके जाता है, और कुछ यानी प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। प्रैक्टिकल पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं बताऊंगा कौन से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा आप इसमें पॉइंट बताओगे, इफेक्ट ऑफ प्रीपेड और एक्सपेंसेस एंड एक्रूअल इनकम की अगर बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंदर शो किया जाता है लोअर इनकम इफ दैट इज आइटम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूअल इनकम। तो इसमें याद रखना है आपको, इनकम स्टेटमेंट जो होता है जिसे हम P&L अकाउंट कहते हैं, ये शो किया जाता है लोअर इनकम। ठीक है, इसमें ये यानी कैश बेसिस की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट जो विल शो द रिलेटिवली हायर इनकम जो होती है उसी को शो किया जाता है। तो देखो इसमें ना इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते रहना है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की अगर बढ़ते इसी पॉइंट में, इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आने इनकम की अगर बात करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इनकम स्टेटमेंट विल शो द हायर इनकम। याद रखना, इफ देयर इज अ आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सब हायर पे ही शो किया जाता है, ये कैश बेसिस में है। इनकम स्टेटमेंट विल शो द लोअर इनकम इफ देयर इज अ आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सिंपल और टेक्निक की अगर बात करते हैं तो कैश बेसिस जो अकाउंटिंग होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्रूअल बेसिस जो अकाउंटिंग होता है वो टेक्निकल इन द नेचर ऑफ, सिंस इनकम इज अ कंप्यूटेटर आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूअल आइटम इज अ कैलकुलेटेड P&L अकाउंट। यानी एक्रूअल बेसिस पे ये टेक्निकल एक तरीके से होता है
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो इसको कैलकुलेट करना, बट ये बैलेंस शीट में इसे फाइनली इसे शो कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कैलकुलेट करने के बाद। अनरिलायबल या रिलायबल की अगर बात करते हैं तो जो कैश बेसिस होता है अनरिलायबल होता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक्रूअल बेसिस क्या होता है, ये रिलायबल बेसिस होता है, क्योंकि इस पे सारी चीजें क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर लीगल पोजीशन की बात करते हैं तो इट इज ए नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, ये कंपनी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होता है कैश बेसिस, लेकिन एक्रूअल बेसिस की अगर बात करें तो ये रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। प्रेफरेंसेस की अगर बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द यानी कि इंटरप्राइज जो होते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूं तो जैसे डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, कि उनका जो बिजनेस होता है वो कैश बेसिस पे ज्यादा होता है, तो इसलिए वो इस अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और एक्रूअल बेसिस की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कंपनी एक्ट के अंडर आता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों ही अडॉप्ट करी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस होते हैं वो इसी यानी बिजनेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, डिफरेंस लिख देना है। ठीक है, अगर इस तरीके से आएगा तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। अब देखो ना, एक ना क्वेश्चन इस तरीके से आता है जैसे कि राइट ए नोट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, या गोइंग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, प्रूडेंशियल यानी कॉन्सेप्ट हो गया। तो इससे रिलेटेड भी यानी कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखो आपको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन आप कैसे करोगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं पीरियोडिकल मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसे कहा जाता है। इसकी मीनिंग की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट या इनकम इज कैलकुलेटेड यानी प्राइमरीली विद द हेल्प ऑफ टू आइटम, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, दो आइटम को ही यानी ज्यादा यानी वेटेज दी जाती है। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट होता है, और एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर द रिवेन्यू ये क्या होता है, लॉस होता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये इसको भी एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इट डिटरमाइन ऑफ द पी एंड एल इज द दो एलिमेंट इज मैच, दोनों ही एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैच्ड होने चाहिए, जो उस साल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वही इनकम डिटरमाइन करता है, रिवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए आपके इनकम और रिवेन्यू, तब जाके आपका एक्चुअल यानी क्या निकल कर आएगा, यानी कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये पेपर में पूछा गया है, तो वो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो देखा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अ लीगल स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, चाहे इसके फीचर्स पूछ ले, चाहे इसके बारे में पूछ ले, चाहे कंपैरिजन के फॉर्म में पूछ ले, तो ये आपको ये एक तरीके से इसको डिफाइन करना ही पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। बाबू याद रखना, जो ये प्रोसीजर होता है इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा आपको। इसमें आप क्या क्या लिखोगे, रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू हार्मोनाइज और नैरो डाउन टू रिड्यूस द नेचर ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी, जो आपके कंट्री के अंदर बिजनेस में जो रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग बेसिस पे, वो कौन बनाएगा, कौन प्रेफरेंस देगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपको हेल्प करता है, गाइडलाइंस देता है कि आपको इस तरीके से यानी अकाउंटिंग क्या करनी है, मैनेज करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI है जो इंडिया के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ASB जो है अप्रैल 21 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। द मेन फंक्शन ASB का जो होता था, फॉर्मुलेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से क्या करे, फॉर्मुलेट करे, उसे बनाए, एंड दैट इज दे इशूड बाय द काउंसिलिंग ऑफ ICAI, जो करता था वो इसे लागू कर देता था। तो ये फॉर्मुलेटेड करता था कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस में अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए, वो ये सारे गाइडलाइंस देते हैं। अब इसी के बारे में जो क्वेश्चन ने पूछा था उसको आप एक्सप्लेन करोगे। फ्लोइंग प्रोसीजर ऑफ अडॉप्टेड फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको पेपर में लिखने हैं। पहला, ASB जो डिटरमाइन करता है मेन एरिया और सब्जेक्ट इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड, तो जो बिजनेस में या मेन एरिया में जिन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है उसी चीज को ये क्या करता है, रिक्वायर करता है। इन द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ASB जो होता था असिस्ट करता था तो स्टडी ग्रुप के अंदर, एंड इट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टडी ग्रुप प्रोविजन मेड, या फिर और द मेंबर्स ऑफ ICAI एंड अदर कंसर्न विद द सब्जेक्ट, इन चीजों के ऊपर बताता था।
ASB will also hold dialogues to talk with representative of government, public sector undertaking, industrial और other organization for knowing their views। इन चीज़ों के भी बारे में बताया गया है। Based on the discuss with the interest parties the subject of the standard, explore draft of the procedure standard will be prepared, जिसमें objective of standard क्या है, scope क्या है और डेफिनेशन इसकी किस तरीके से यूज़ करी जाएगी, कौन कौन से मेजरमेंट प्रिंसिपल होंगे, प्रिवेंटेशन किस किस तरीके से करने होंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है जो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होता है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। जो मैं आपको जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना इस वाली वीडियो में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका यानी कि होने वाला है रिजल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि देखो घूम फिर के ना क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत उससे थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आइए इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लेजर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन आ चुका है और इस तरीके से पूछा जाएगा घुमा घुमा के। तो लेजर क्या होता है ये पूछा गया है। वाई इज द नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ये बोला गया है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्या है, या इससे रिलेटेड इसके फीचर्स हो गए या मेरिट हो गए। तो आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसा कि मैंने बोला कि लेजर की अगर मैं बात करता हूं तो लेजर के बारे में आप इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, आप देखो इस तरीके से। लेजर जो होता है ये प्रिंसिपल बुक होता है, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा था, आप इसका इस तरीके से आंसर दोगे। विच कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन कंसर्टेड विथ एनी इंडिविजुअल अकाउंट एट ए ग्लांसेस, यानी पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो पूरा डिटेल नॉलेज देता है वो आपका लेजर देता है। फुल यानी इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। For the instant, all the transaction that have take place with that is in the recognize of account, किसी भी नाम के अकाउंट के शो कर सकता है, जैसे कि मान लो एज अकाउंट हो गया, उसको पूरे अच्छे तरीके से उसी का डिटेल देगा। या फिर अगर मैं कैश अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरी ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी मैं लेजर में कैश अकाउंट के जरिए मैं पता कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल अकाउंट निकालना चाहूँ तो कैपिटल अकाउंट ये भी सेपरेट अकाउंट बनता है लेजर में, तो मैं कैपिटल अकाउंट की पूरी डिटेल यानी कि नॉलेज में यहाँ से ले सकता हूँ कि क्या क्या पूरे साल क्या ट्रांजैक्शन हुई है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ डेटर अकाउंट मेरे को जानना है तो मैं डेटर अकाउंट यानी कि निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेजर में पूरी डिटेल यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इसके जरिए आप बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, उसको हेल्प कर पाओगे, उसको डिटरमाइन कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये क्या होता है। क्लियर हो गया? पूरी इंफॉर्मेशन यानी आपको मिल जाती है लेजर में। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन, और ये प्रिंसिपल बुक क्यों है ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा कुछ चीजें मैं बता दूं। ऑल द पर्सनल अकाउंट विल शो हाउ मच मनी द बिजनेस एंटरप्राइज ऑन हिज क्रेडिटर एंड द अमाउंट कैन बी रिकवर फ्रॉम द डेटर। आपको ये भी पता चल जाएगा क्रेडिटर से हमारे कितने पैसे देने हैं, डेटर से कितने पैसे लेने हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पता चलती है। रियल अकाउंट में आपको ये भी चीज पता चलता है आपके बिजनेस के असेट्स की वैल्यू क्या है, किस किस तरीके से किस पोजीशन पे है, वो भी हमें पता चलता है। और नॉमिनल अकाउंट में आप सारे अपनी इनकम और सारे अपने एक्सपेंसेस को आप जान पाते हो, ये लेजर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो डिटेल के साथ मिल जाती है वही लेजर होता है। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर हो गया? इसको आप अच्छे से क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो देख लिया आपने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है लेजर से रिलेटेड। इसको आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता एक तरीके से, और ये बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, और इसमें डेट वाइज पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करी जाती है। ये भी सारी चीजें उसके साथ साथ आप लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इग्नू के लिए स्पेशल यानी कि ये वीडियो बनाई गई है जिसमें उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उनका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, वो उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके लिए हम बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि इन वीडियो के माध्यम से वो इन क्वेश्चनों को पढ़ लें और वो अपना अच्छा पेपर देके आ सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को और हम समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आप देखिए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बारे में बोला गया क्या होता है, और दूसरा व्हाट आर इट्स यूजेस और यूजेस। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड बहुत ही अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन पूछ लिया, फीचर्स पूछ लिया, ये क्यों इंपॉर्टेंस है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट आपको लिखना इसी तरीके से है। ठीक है, आइए इसको एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे।
बाबू अगर मैं ट्रायल बैलेंस की अगर बात करता हूं तो ये शेड्यूल ऑफ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ बैलेंस बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल द अकाउंट, जो लेजर में जो सारे अकाउंट जो अपेयर होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। लेजर इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंस फ्रॉम द कैश बुक, ये भी सब रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ट्रायल बैलेंस क्या है, जो भी आपका लेजर जो आपने प्लॉट किया होगा, सेपरेट अकाउंट आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर वहां पे बना ली है तो उसका पूरा यानी समराइज यानी ट्रायल बैलेंस कर लेता है। सारे अकाउंट को जो क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस होते हैं वो सारे यहाँ पे शो किए जाते हैं। इसके मेन फीचर्स की अगर बात करते हैं, इट इज अ नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। एंड सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हैज नो रोल इन द प्रिपरेशन, और ये किसी भी तरीके से ये कीपिंग बुक के अंदर प्रिपरेशन में ये लागू नहीं होता। इट इज अ सिंपली होता है लिस्ट ऑफ शेड्यूल होता है, बैलेंस होते हैं सारे पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट के, लेजर इंक्लूडेड द बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा, इट कैन बी प्रिपेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, ये किसी भी बेसिस पे आप इसे बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। इट इज अ मेथड ऑफ चेकिंग और टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शन को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और टेस्टिंग कर सकते हो कि सारी ट्रांजेक्शन सही तरीके से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए। अगर कोई एरर अगर हमें मिलता है तो वहां से हम उसको क्या करते हैं, डिडक्ट करके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एब्रिविएशन डेबिट एंड क्रेडिट के जो होते हैं रिटर्न करने होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यानी क्रेडिट लिखना होता है ऑन द टॉप ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस अगर आपको याद होगा तो ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाते थे तो आप क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते समय बाबू आप क्या करते थे, इस तरीके से यानी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिखाते थे। ये आपकी पर्टिकुलर हो जाती थी, ये डेबिट होता था और ये क्रेडिट होता था। सारी ट्रांजेक्शन आप लिखते जाते थे, उसका अमाउंट यहाँ पे आप शो करते रहते थे। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है जिसके बारे में बताया गया है, और ये किसी भी पर्टिकुलर डेट पे ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस के ये सारे फीचर्स हो गए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन में पूछे तो आप कैसे दोगे इसका जवाब, इट इज अ टेस्ट ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होता है बुक का, वो आप टेस्ट कर सकते हो। इट इज अ प्रूफ दैट डबल एंट्री ईच ऑफ ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, इसमें डबल एंट्री यानी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। इट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सारी चीजें इसी की हेल्प से ही बनाई जाती है। It's provide a summary of all transaction of accounting period that so management can use figures for comparison purpose। इससे क्या कर सकते हो आप, समराइज कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, तो जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इस तरीके से पेपर में आएगा, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन आइए उसको देखते हैं। ये पूछेगा बाउचर से रिलेटेड, टाइप्स क्या है बाउचर की, ये क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से ही पूछ सकता है, इसको घुमा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज आपकी यही रहेगी। ठीक है, तो इसको अगर आप सही से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें आपको क्या लिखना है। देयर इज अ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउचर होता है अकाउंट्स के अंदर। पहला डेबिट पेमेंट बाउचर होता है, या क्रेडिट या रिसिप्ट बाउचर होता है, नॉन कैश या ट्रांसफर बाउचर होता है, सपोर्टिंग बाउचर होता है। ये 4 टाइप के बाउचर देखने को मिलते हैं। डेबिट और पेमेंट बाउचर की अगर हम बात कर लेते हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है, तो देखो बाबू, डेबिट जो बाउचर होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, डेबिट बाउचर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैश पेमेंट, सारे कैश पेमेंट के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो डेबिट बाउचर में शो किए जाते हैं। फॉलोइंग द मेन पेमेंट होते हैं, जैसे कि हु रिकॉर्डेड इन द डेबिट बाउचर फॉर कैश पेमेंट, फॉर पेइंग कैश एक्सपेंसेस, फॉर पेइंग द बिल ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स हो गया, फॉर पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर हो गया। ठीक है, फॉर डिपॉजिटिंग मनी बैंक हो गया। तो ये सारे के सारे डेबिट पेमेंट बाउचर के अंदर आते हैं, ये पेपर में पूछ लेगा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक है, ये किस बाउचर से रिलेटेड है, तो आप बता दोगे पेमेंट बाउचर से रिलेटेड है, डेबिट और या पेमेंट बाउचर से रिलेटेड है, पूछा जाता है इस तरीके से घुमा के। या फिर पूछ लेगा पेइंग कैश एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, तो डेबिट या पेमेंट यानी बाउचर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए ऐसे देना, और इस तरीके से पूछा जाए तो आंसर इसको इस तरीके से देना है, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है, क्रेडिट और रिसिप्ट बाउचर की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप क्या बताओगे। क्रेडिट बाउचर जो होता है इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैश बाउचर का ही पार्ट होता है, एंड विच वी राइट ओनली कैश रिसिप्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, कैश रिसिप्ट जो होता है हर एक ट्रांजेक्शन का वो इसमें शो किया जाता है। फॉलोइंग आर मेन रिसिप्ट, जैसे कि फॉर रिसिप्ट ऑफ इनकम हो गया, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स हो गया, ठीक है, कैश सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स हो गया, कैश रिसिप्ट फ्रॉम आवर डेटर हो गया,
जहां से भी आपके कैश रिसिप्ट्स हो रहे हैं वो आपका क्रेडिट या रिसिप्ट्स बाउचर के अंदर आता है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया अच्छे से। इसके अलावा और कुछ चीजें और डिटेल में आप बता सकते हो। कैश रिसिप्ट बाउचर होता है, इट्स रिप्रेजेंट रिसिप्ट्स ऑफ कैश इन हैंड वाली चीजों को बताता है। बैंक रिसिप्ट जो बाउचर होता है इट्स इंडिकेट रिसिप्ट्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, मनी इज नॉट यानी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, उसकी जगह पे आप यानी बैंक रिसिप्ट्स बाउचर को भी यूज किया जाता है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा नॉन कैश या ट्रांसफर बाउचर की बात कर लेते हैं। देखिए नॉन कैश या ट्रांसफर बाउचर क्या होता है। नॉन कैश यानी बाउचर आर द यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में ये यूज किया जाता है। इस तरीके का ये बाउचर होता है। गुड्स सोल्ड ऑन ए क्रेडिट बेसिस, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। इन दिस केसेस द कैश बैंक अकाउंट ऑफ द असेंस इज नॉट अफेक्टेड, जो किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगी। इस तरीके की जो नॉन कैश यानी कि आप कह सकते हो या ट्रांसफर बाउचर भी से कह सकते हो। एक्सेप्ट कैश बाउचर जो होता है अकाउंटेंट विल ऑल्सो प्रिपेयर नॉन कैश बाउचर होता है फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन के फॉर्म में माना जाता है। फॉलोइंग आर मेन ट्रांजेक्शन होते हैं विच विल बी गोन इन नॉन कैश बाउचर होता है। जैसे कि पहला पॉइंट आप इसके अंदर बता सकते हो कि फॉर क्रेडिट पर्पस क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, इसके अंदर शो कर सकते हो। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर परचेज सेल ऑन क्रेडिट हो गया। फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन हो गया। फॉर रिटर्न ऑफ ए बैड डेब्ट्स हो गया। ये सारी चीजें क्या करी जाती है इसके अंदर मेन यानी कि ट्रांजेक्शन होती है जो गोन नॉन कैश बाउचर के अंदर आती है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अब देखिए सपोर्टिंग बाउचर के बारे में बात कर लेते हैं। सपोर्टिंग बाउचर में आप क्या बताओगे। सपोर्टिंग बाउचर यानी सर्व एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ऑफ ट्रांजैक्शन हैपन इन द पास्ट। पास्ट में जो भी चीजें हुई होती है उससे रिलेटेड ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में ये दिया जाता है, इसे सपोर्टिंग बाउचर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो अटैच द बिल ऑफ एन एक्सपेंसेस along with the यानी ओरिजिनल बाउचर जस्ट टू फर्दर सपोर्ट द प्राइमरी बाउचर। इस तरीके से ये इसे आप कह सकते हो। जैसे पेट्रोल बिल हो गया अटैच टू द कन्वेंसेंस बाउचर इस गुड्स एग्जांपल हो गया, सपोर्टिंग बाउचर का एक एग्जांपल दे सकते हो। तो ये टाइप्स ऑफ बाउचर में इस तरीके से पूछा गया। अगर इस तरीके से एग्जाम्पल से बताओगे तो ज़्यादा अच्छा यानी रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है बाबू। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और किस तरीके से इसका आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो घुमा फिरा के कुछ भी बट आपको इसी तरीके से प्रेजेंट कर देना बाउचर से रिलेटेड। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें आप क्या बताओगे। द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होता है, जब हम न्यू परचेज करते हैं और ऐड करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री और माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इसका बेसिक यही है फंडा कि हम क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा और इसे डिटेल में आप बता सकते हो। द एंडिंग इन्वेंट्री होता है डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू और द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट द बिजनेस पॉजेज इटसेल्फ, ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस यानी वे होता है कैलकुलेशन का क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बाय डूइंग टू फिजिकल काउंट ऑफ द एंड ऑफ ईयर, कि आप फिजिकल काउंट भी कर सकते हो कि आपका कितना यानी कि गुड्स बच गया है जो बिका नहीं है, वो भी आप एक तरीके से क्लोजिंग यानी कि इन्वेंट्री के फॉर्म में कर सकते हो। इसकी कुछ वैल्यूएशन होती है इन्वेंट्री यूजिंग, जिसमें आप मेथड लगा सकते हो। लिफो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज यानी वेटेज एवरेज मेथड भी है, इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जनरली इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू कैरी आउट ऑफ द फिजिकल काउंट, क्योंकि हम देखो इतने सारे गुड्स होते हैं उसको प्रैक्टिकली तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर सकते तो हम ये कुछ मेथड के जरिए हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाएगा, इसका आंसर आप दे दोगे। जनरली जो यूज किया जाता है कैलकुलेशन क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए, इसमें आपका ग्रोस प्रॉफिट मेथड होता है, रिटेल मेथड होता है, तो ये भी एक मेथड होता है जो हम इसके जरिए निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर्मूला, जो ओपन स्टॉक होता है प्लस परचेज और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। कुछ इसके बारे में बता सकते हो, क्लोजिंग बिगनिंग कौन सी होती है, एंडिंग कौन सी होती है, सीओजीएस कौन सा होता है, वो कुछ चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है बाबू। क्लियर हो गया।
तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। याद रखना कैलकुलेशन करते समय जब मैंने आपको लिफो फिफो बताया था, वो एक वैल्यूएशन होता है जो क्लोजिंग स्टॉक निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि फीफो का हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, लिफो का हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो गया, ठीक है, रिटेल इन्वेंट्री मेथड हो गया, वेटेज एवरेज मेथड हो गया। तो इस मेथड के जरिए भी हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, किस तरीके से डील करना है, और पेपर में इसी तरीके से आपको अच्छे से शो करना है। घबराना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बाबू समझना है। जो जो आपको बताया जा रहा है किस तरीके से उसका आंसर लिखना है उसको भी आप समझते चलो और आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इनमें से, व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर कैसे दोगे। ऑल एंटीसिपेटेड लॉस जो होता है शुड बी रिकॉर्डेड। आप मान के चलो कि जो भी आपके फ्यूचर में लॉस होने वाला है ना वो पहले से ही पहले मान के चलो। बट ऑल एंटीसिपेटेड गेन जो होता है शुड बी इग्नोर, और जो गेन होने वाला है आपको लग रहा है उसको इग्नोर करते हुए चलो। तो यही एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहलाता है कि आप लॉस पहले से मान के चलो, प्रॉफिट पहले से मान के मत चलो, ठीक है। इट इज अ पॉलिसी ऑफ यानी कि प्लेइंग सेफ। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं, जो भी लॉसेज होने वाले उससे पहले हम अलर्ट हो सकते हैं। थ्रू द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है ये हमें नहीं पता। तो अगर हम इस चीज को अगर हम फॉलो करें, इस चीज को अगर हम फॉलो करें, कंजर्वेटिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसे लिख पाएंगे। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको एक लाइन लिखनी है, वो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फ्यूचर में होने वाले जो भी आपके लॉसेज है पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहो, प्रोविजन बना के चलो, उसके लिए पॉलिसी बना के चलो, ठीक है। और फ्यूचर में होने वाले जो भी आपको लगता है कि गेन या प्रॉफिट होने वाला है उसको इग्नोर करके चलो, ताकि आप ना पहले से अलर्ट रहोगे, ताकि बिजनेस में आप अपना अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। तो ये यानी कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करना है। ये इग्नू में जो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई है वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे, जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें टोटल अगर हम मैं बात करूं तो इसमें पर्टिकुलरली यानी कि वो क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लेटेस्ट सारे पेपरों को देखकर ऑब्जर्व करके उसे एनालाइज करके ही ये आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करे गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। और इसको आप अच्छे से करिए। ये थियोरटिकल पार्ट है, इसमें कौन कौन से पूछेगा वो आपको समझ में आ गया है, ताकि आप पेपर में इग्नू के अंदर यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी वीडियो सेकंड पार्ट में इसी को लेकर कि इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन और हैं जो पेपर में आएंगे, ठीक है। जब तक आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।